नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। तो पहले तो बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक लेके, आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि हम इन वीडियोस के माध्यम से कुछ नए टॉपिक्स या फिर आप लोगों के स्टेट में कोई एग्ज़ाम नया आया है, उसकी क्या नोटिफिकेशन है, उसके बारे में क्या डिटेल्स है, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। अभी आप सभी लोग जानते हैं आप लोगों के पास कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं। ये वो एग्ज़ाम्स हैं जो हमेशा बना रहता है आपके पास। यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हर एक साल में आता रहता है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड के स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो आप आगे भविष्य के लिए देख सकते हैं। डेट आपके पास केवल लोअर पीसीएस की आई है 11 मई, 11 मई को इसका प्रीलिम्स होना है। लेकिन साथ साथ आप देखते हैं कि एसीएफ के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, एफआरओ के फॉर्म भरे जा चुके हैं, लोअर पीसीएस के फॉर्म भरे जा चुके हैं, साथ ही साथ यूपीएससी के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। और आप सभी लोग अगर अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से करें, इफ़िशिएंटली करें, तो आप सभी लोग पहली बार में ही इन सब एग्ज़ाम्स में क्या एक फिक्स पैटर्न आता है, आप सभी लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर मैं शब्द कह रहा हूँ कि सफलता हासिल कर सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, इसका केवल ये मतलब नहीं है कि आप प्रीलिम में सक्सेस ले लें या फिर आप अभी से मेंस की तैयारी कर लें या फिर मेंस की तैयारी करें, प्रीलिम्स का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो ना करें। नहीं, हमारा मतलब है फाइनल सिलेक्शन से सफलता का अर्थ अभी हम उसको ही लगाएंगे, क्योंकि केवल प्रीलिम निकाल के तो शायद नौकरी नहीं लगती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप लोग अपनी तैयारी को बड़े अच्छे से करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी के बीच करना चाहते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट में कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करके पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो बैचेस हैं ऑन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो देहरादून में है वो ऑफलाइन अटेंड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब में हैं, जो दूर से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वो कैसे करें? उनके लिए ऑनलाइन मोड में हमारा एप्लीकेशन है द एकलव्य आईएएस, उस पर ये ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, सेम क्लासेस चलती हैं। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए होती है तो आप एक बार इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। अगर आप देहरादून में हैं, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर बता दी जाएंगी। ठीक है, तो देखा हमने लास्ट में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, कुछ बैचेस हैं, पहले बैचेस देख लेते हैं। 24 फरवरी से हमारा बैच चल रहा है एसीएफ एफआरओ का। लिमिटेड सीटें हैं इसमें ज़्यादा सीटें नहीं होंगी, इसमें मैक्सिमम 50 सीटें होंगी। जैसे ही वो फिल हुआ उसके पास बैच क्लोज। ये जो लोअर पीसीएस है उसमें 50 भी नहीं होंगी, क्योंकि काफ़ी सारे बैचेस चल रहे हैं लोअर पीसीएस से रिलेटेड। 11 तारीख को उसका प्रीलिम्स है, इसलिए इसमें ज़्यादा सीट नहीं होंगी, इसमें 30 से 35 सीट होंगी लास्ट। उसके बाद ये बैचेस क्लोज हो जाएंगे। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो अब आपको थोड़ा जल्दी करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यूपीएससी का जो नया फ्रेश बैच है वो 26 फरवरी से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो 26 फरवरी जो लोग अपने फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, वो 26 फरवरी को क्या कर सकते हैं, डेमो के लिए इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज एक बारी कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक, तो लास्ट टाइम हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे, किसके, हिस्ट्री के टॉपिक्स देखे थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम थोड़ा पॉलिटी वाले सेक्शन को भी देखते हैं। कुछ ऐसा पार्ट जो हम जनरली अवॉइड कर लेते हैं, हम नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि उसमें कोर कंसेप्ट छुपा होता है, फैक्चुअल पार्ट छुपा होता है। हमें केवल आदत होती है उन चीज़ों को पढ़ें जो हमें आंखों के सामने दिख रहा है। कोई नई चीज़ आती है तो हमें परेशानी होने लगती है, ये वही पार्ट है। ठीक, हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहली बात, भारत की राज्य व्यवस्था। अच्छा, राज्य व्यवस्था शब्द है, ना ही हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। बात क्लियर है? हम पॉलिटी में हम सुनते हैं कि संविधान ये, संविधान वो, लेकिन क्या डिफरेंस है भारत की राज्य व्यवस्था और हमने इसका नाम केवल आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं रखा, भारत की राज्य व्यवस्था क्यों रखा, इंडियन पॉलिटी क्यों रखा? तो इसके पीछे एक स्वाभाविक सा कारण है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब केवल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो जाएंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसमें क्या। राज्य व्यवस्था इसलिए कहा क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ घटनाएं भी होती हैं, उन घटनाओं का भी हम गहन अध्ययन करते हैं।
और को रिलेट करते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग से रिलेटेड, किस जगह पर इस घटना को हम फिट कर सकते हैं, किसके साथ हम इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसीलिए हमने कहा भारत की राज्य व्यवस्था उसके अनुसार किस तरीके से चल रही है, इसीलिए हमने कहा इंडियन पॉलिटी। ठीक है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में मोर और लेस हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जिस कारण से हमारा पूरा देश क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, रूल हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो उसमें भी एक पहला चैप्टर आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे पास, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसका संघ क्षेत्र। अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है भैया? इसमें ये इंपॉर्टेंट है भैया कि हम भारत कह रहे हैं, हम भारत कह रहे हैं, हम इंडिया कह रहे हैं, कुछ भी हैं, कह किसको रहे हैं भाई? मैप पे तो हमें ध्यान है, लेकिन कह किसको रहे हैं? अगर आप इसको एक पॉलिटिकल डेफिनेशन में डालेंगे तो किस तरीके से आप सामने वाले को समझाएंगे कि हम भारत कह किसको रहे हैं? पता तो होना चाहिए कि कहां से कहां तक क्या कुछ है। ठीक, अच्छा, उसमें जो नाम आ रहे हैं वो नाम किस चीज को डिफाइन करते हैं, किस चीज को डिनोट करते हैं, उसके बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ केसेस, कुछ प्रोविजंस, ये सब कुछ पढ़ते हैं। तो ये पहला चैप्टर आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, पहला शब्द आया हमारे पास यूनियन। ठीक है, अपने आप में ही बहुत गहन विचार करने वाली बात है कि ये शब्द यूनियन, जबकि हम देखते हैं कि हमने बहुत सारी जगह से थोड़ा थोड़ा करके फेडरल स्ट्रक्चर भी उठाया है भाई। उसका मतलब भी संघ, इसका मतलब भी संघ। क्या मतलब हुआ भाई? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम? क्या यूनियन है, क्या फेडरल है? बेसिक है, ये बेसिक है, इसे कहते हैं हम कंसेप्ट। हमें पता होना चाहिए, हमें लिखना है अगर किसी भी एग्जाम में, तो हमें ये दो शब्दों के बारे में अंतर पता होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर हम पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक हो गया हमारे पास फेडरल सिस्टम, एक हो गया हमारे पास यूनिटरी सिस्टम। अच्छा, फेडरल सिस्टम को कहते हैं हम कि यूएसए एग्जाम्पल है, यूनिटरी सिस्टम को कहते हैं हम यूके, यूनाइटेड किंगडम एग्जाम्पल है। तो भैया इंडिया किस चीज का एग्जाम्पल है? देखो, फेडरल सिस्टम का मतलब है, जहां पर शब्द फेडरल आता है वहां पर मतलब हो जाता है कि आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि भाई अलग अलग कुछ है, उसको क्या किया गया है? यूनाइटेड किया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब 50 राज्य जो यूएसए में है, उन सब ने एक डॉक्यूमेंट पे क्या किया है? सिग्नेचर किया है और बोला है कि अब हम एक कंट्री बनाते हैं, अपनी सोवरेनिटी, अपनी संप्रभुत्व को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है, किसके लिए? देश के लिए। ठीक है, एक जगह, एक राष्ट्र बनाने के लिए। तो ये एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो गया, सॉरी, ये एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट अच्छा शब्द है इसके लिए, एग्रीमेंट हो गया। तो एग्रीमेंट क्योंकि है, तो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर, राज्य की पावर बहुत है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से आ रहा हूं। ठीक, एक एग्जांपल यहीं पे छोड़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम में क्या है? यूनिटरी सिस्टम है, कि भले ही राज्य है लेकिन पूछता कोई नहीं राज्यों को। सारी पावर किस में निहित है? केंद्र में निहित है। अच्छा, इंडिया क्या है भाई? फिर हम देखते हैं यहां पर राज्यों के पास भी बहुत अच्छी शक्तियां हैं, केंद्र से ज्यादा भले ही नहीं है, लेकिन राज्यों के पास भी बड़ी अच्छी शक्तियां हैं, सब कुछ कर सकते हैं वो लगभग, और केंद्र के पास तो शक्तियां हैं ही हैं। तो यहां पर एक फाइन बैलेंस बना हुआ है, इसलिए हमने इंडिया को कहा क्वासी फेडरल सिस्टम। ठीक है, क्वासी फेडरल व्यवस्था, बस यही है हमारे पास कोर कंसेप्ट। तो इसीलिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी शब्द हमने यूनियन यूज किया। इसी से रिलेटेड हमारे पास 4 आर्टिकल आते हैं जिसमें हम इस यूनियन एंड इट्स टेरिटरी शब्द को इलेबोरेट कर लेते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4। अब ये समझने वाली बात है कि इन आर्टिकल्स में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये फैक्चुअल पार्ट आ जाता है जो प्रीलिम्स में काम आएगा, और साथ साथ मेंस में भी लिखोगे तो ये तो लिखना ही पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आर्टिकल 1 है इंडिया शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत क्या होगा? यूनियन, समूह होगा किसका? राज्यों का समूह होगा। अरे
सर अभी तो आपने कहा कि ये फेडरल सिस्टम की बात है, अभी आप बोल रहे हो कि भारत भी वही चीज फॉलो कर रहा है। देखिए अंतर कहाँ पर पड़ता है, अंतर यहाँ पर पड़ता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में एक शक्ति आ जाती है, जब चाहो आप क्या हो सकते हो, अलग हो सकते हो, क्योंकि आपने सिग्नेचर किया है। भारत राज्यों का समूह है, लेकिन हमने राज्यों का समूह बनाया है। हमने यहाँ पर राज्य अलग अलग किए हैं। पहले से हमारे पास क्या थी, एक टेरिटरी थी। यूएसए ऐसी कोई टेरिटरी नहीं थी। यूएसए अलग अलग राज्यों का समूह था जिन्होंने एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया, देन उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया। ठीक है, ये क्लासिक और कंसेप्चुअल डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक, तो अगर समझ गए हैं आप लोग बात तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत क्या होगा, राज्यों का एक समूह होगा। अच्छा ठीक है, इसमें आर्टिकल 1 के ए में ये बोला गया है कि भारत राज्यों का समूह होगा। अब ये राज्य किसको बोलेंगे भाई, किसको कह रहे हैं हम राज्य? ठीक, आर्टिकल 1 भी में ये बताया कि स्टेट्स लिख रहा हूं मैं जहां पर, और टेरिटरी लिख रहा हूं मैं जहां पर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि जहां पर भी मैंने स्टेट्स और टेरिटरी लिखा हुआ है, वो स्टेट कौन से हैं जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, लिखे हुए हैं। तो इससे हमें दो चीजें पता चलती है कि हमारे जो संविधान का पहला शेड्यूल है, पहली अनुसूची है, उसमें क्या लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पर जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ भी है, वो कहाँ लिखा होगा, पहले शेड्यूल में, पहली अनुसूची में लिखा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है आप सभी लोगों को? अच्छा यार, अभी भी स्टेट तो मैं समझ गया, लेकिन टेरिटरी शब्द मुझे डिफाइन नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा रुको भाई, कि हम लाते हैं आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 सी। ठीक है, आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3, उसने कहा कि टेरिटरी का क्या मतलब, क्षेत्र का क्या मतलब। अच्छा, क्षेत्र का मतलब राज्य, आज की डेट में जिसको हम राज्य कहते हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, और भविष्य में भारत अगर किसी जमीन को, किसी जगह को अक्वायर करता है, उस जगह को भी हम क्या टेरिटरी में मानेंगे भारत की। तो ये हमारा आर्टिकल 1 क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, इलेबोरेट करता है। ठीक है, तो ये होता है फैक्चुअल कंसेप्चुअल पार्ट, जिससे आप मेंस भी लिख सकते हैं और जिससे आप प्रीलिम्स भी निकाल सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 1 में हो गया। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 में एक लाइन लिखी है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों का बनना, बनाया जाना। अच्छा, अब यहां पर दो कंडीशन आती है, ए और बी करके, कि पहला, जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट है कोई, ठीक है, जैसे सपोज पाकिस्तान है, पहले से बना हुआ है, कल के दिन पाकिस्तान ने कहा कि हमें कहाँ शामिल होना है, भारत में शामिल होना है, तो वो पहले से बना हुआ है ना, बना हुआ है पाकिस्तान, उसको हम क्या कर देंगे, भारत में शामिल कर देंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, एग्जिस्टिंग ए के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो बी क्या कहता है भाई, बी ये कहता है कि सपोज अगर क्या हो जाए, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में एक भूकंप आया, उस भूकंप के कारण से कुछ नए आइलैंड ऊपर आ गए, नए कुछ द्वीप आ गए, और हम झंडा लेके चले गए, हमने गाड़ दिया, हमने कहा कि भाई ये किसकी संपदा है, ये किसकी टेरिटरी आ जाएगी, भारत की। वो नया आया ना, उसका कुछ नाम तो नहीं है, वो पहले से तो नहीं था, लेकिन नया कोई स्टेट आएगा, हमने उसको एक नया एबीसी नाम दे दिया, तो एबीसी नाम, उसको हम अपनी टेरिटरी मानेंगे, बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 2 बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दो बेसिक से डिफरेंस है, लेकिन हमें समझ में नहीं आते हैं। समझ, पहला आर्टिकल 2A कहता है कि जो पहले से बना है, एग्जिस्टिंग है, उसको अगर अपने अंदर सबमर्ज करना है तो वो। आर्टिकल 2B कहता है कि जो एग्जिस्टिंग नहीं है, कोई नया आया, उसके अगर उसको हम अपनी टेरिटरी में शामिल करेंगे तो किस चीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ये दो आर्टिकल है। अच्छा, अब आर्टिकल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ABCDE 5 पार्ट में। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर राज्य, कुछ बड़े राज्य हैं, कुछ छोटे राज्य हैं, और राज्यों के पृथक होने की मांग अक्सर चलती रहती है किसी अलग रीजन से। जहाँ पर हम खड़े हैं आज उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड एक समय था जब यूपी का भाग था, उत्तर प्रदेश का भाग था, हमने ये सेपरेट हुआ है।
ठीक है, तो ये सेपरेशन भी तो होता होगा किसी चीज के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग होता होगा, तो इसके अकॉर्डिंग होता है सेपरेशन ऑफ स्टेट। ठीक, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 3B कहता है इंक्रीज द बाउंड्री। अगर किसी राज्य है सपोज और इसकी ये बाउंड्री इंक्रीज करनी है, हमको ये पैरामीटर बढ़ाना है, तो ये बाउंड्री किसके अकॉर्डिंग बढ़ाएंगे हम? आर्टिकल 3B के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अब सपोज ये किसी तीसरे राज्य की जमीन थी, तो इस राज्य से हमें ये भूमि कम भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑल्टर भी तो करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो ये जो कम करने वाला भाग है वो हम आर्टिकल 3C की तरफ से करेंगे। इससे कम करेंगे, इससे क्या कर देंगे? इंक्रीज, बढ़ा देंगे। ठीक है, बहुत आसान है याद करना। सेपरेशन ऑफ स्टेट, बी मतलब इंक्रीज करना, सी मतलब डिक्रीज करना। कहीं से जमीन लेंगे तभी तो कहीं ना कहीं जोड़ेंगे। ठीक है, सी हो गया। डी वाला क्या है? डी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास। ठीक है, कि कोई भी लैंड है इसकी बाउंड्रीज ऑल्टर करना। ये जो बाउंड्रीज है, ठीक है, स्टेट की बाउंड्रीज है, उनमें सपोज किसी का क्षेत्रफल कितना है, कम करके हमने इतना कर दिया कि भाई आज से ये जो पैरामीटर है, ये जो क्षेत्र है, वो ही केवल इस पर्टिकुलर स्टेट को कहा जाएगा। तो बाउंड्रीज ऑल्टर करना किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? डी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और ई के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो हमारे स्टेट है, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड का पहला नाम क्या था? उत्तरांचल था। तो ये जो नाम बदलना है, नाम ऑल्टर करना है, वो किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 3E के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है ना, आर्टिकल 3E के अकॉर्डिंग हमने नाम चेंज किया। तो कब हुआ था भाई उत्तराखंड, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड? कितने लोग बता सकते हैं? जो भी लोग बता सकते हैं वो लोग कमेंट में जरूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कब हुआ था उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब कर दिया गया था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि काफ़ी बार पूछा भी गया है और काफ़ी आगे पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने कंसेप्चुअल पार्ट देख लिया, ये फैक्चुअल पार्ट देख लिया। अब थोड़ा कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमने अभी शुरुआत में कहा कि भारत की राज्य व्यवस्था का भाई केसेस नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा। अच्छा, बात है 1960 की, और 1960 से पहले की। प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, 64 तक रहे हैं। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा, अब क्या था कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ईस्टर्न पाकिस्तान की बाउंड्रीज लगी हुई थी, वहाँ पर कुछ इनक्लेव थे, 111 इनक्लेव थे उनके पास, हमारे पास उनके, और 51 इनक्लेव थे किसके पास? उनके पास, हमारे। इनक्लेव मान लो छोटी सी सोसाइटी, छोटा सा ग्रुप मान के चलो। ठीक है, तो ये जगह उनकी हमारे पास, हमारी उनके पास थी। तो हमने सोचा कि नेहरू जी ने सोचा कि क्या कर देते हैं, आपस में माइंड वाली कर लेते हैं कि भाई हमारे पास इतने आर्टिकल 1 2 3 ऑल्टर कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ, सब कुछ तो मैं कर सकता हूँ, आर्टिकल 1 2 3 4 से कर सकता हूँ। ये नेहरू जी ने सोचा, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस बेरूबाड़ी जगह है इसका नाम। ठीक है, हम जानते हैं बेरूबाड़ी की बात हो रही है और ईस्टर्न पाकिस्तान की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बंगाल वाला एरिया होगा, वेस्ट बंगाल वाला एरिया होगा। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने कहा कि क्या किया जाए, इन जगहों को मांडवाली कर दी जाए, जो हमारी है उनको दी जाए, जो उनकी है वो हमें दी जाए। हमारे पास इतने आर्टिकल पड़े हुए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये किसने सोचा? नेहरू जी ने सोचा। लेकिन कुछ पढ़े लिखे कहाँ पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने ये तर्क दिया कि सर आप क्या कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन सीड नहीं कर सकते। मतलब आप इस जमीन को उठाकर किसी दूसरे को नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों के कि ये जो पर्टिकुलर जमीन है आप इसको उठा के किसी को नहीं दे सकते, आपके पास ये अधिकार नहीं है। आर्टिकल 3 के तहत तो आप नहीं दे सकते। तो इसी कारण से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। इस सब जो मुद्दा है उसको सुलटाने के लिए आर्टिकल 368 का यूज होता है। और एक बार आर्टिकल 368 यूज हो चुका है। ठीक है, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है कि आर्टिकल 3 एक सिंपल प्रोसीजर है, आर्टिकल 368 में क्या करना पड़ता है, 2/3 मेजोरिटी लेनी पड़ती है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इतना हम ध्यान रख सकते हैं कि आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करना बहुत आसान है कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन करने की अपेक्षा में। ठीक है, तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ये वाला मुद्दा तो सुधर गया, बेरूबाड़ी केस, बेरूबाड़ी यूनियन केस तो सुधर गया।
लेकिन एक बात आगे से आड़े आ गई कि यार अगर कभी भी ऐसा कुछ करना हुआ तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 बोलेगा हर कोई। तो आर्टिकल 4 में, ये इसीलिए आर्टिकल 4 है कि भाई कभी भी अगर इस प्रकार के छोटे मोटे काम करने हुए तो आर्टिकल 3 अपने आप में सफिशिएंट है, जो भी इन आर्टिकल 1 से और 3 तक 4 तक में लिखा हुआ है। आर्टिकल 3 सफिशिएंट होगा, 2 अपने आप में सफिशिएंट होगा। इन चेंजेस को करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई? जिसकी वजह से जरूरत इसलिए पड़ी कि ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इसमें शक्तियां किसके हाथ में रहे, यूनियन केंद्र के हाथ में रहे, बार बार उन्हें स्टेट की परमिशन ना मांगनी पड़े या फिर 2/3 ऑफ मेजोरिटी के पीछे ना भागना पड़े। इस वजह से ये काम किया कि पावर कुछ ना कुछ केंद्र के हाथ में भी तो रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये कन्वेंशन बन गई। तो आर्टिकल 4 पता है क्या कहता है? बिल्कुल यही कहता है कि भाई जहां पर भी आर्टिकल 3 की जरूरत पड़ेगी 368 की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। 3 अपने आप में क्या होगा, सफिशिएंट होगा। जैसे आपको नाम बदलना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, आर्टिकल 3 से ही आप क्या कर लोगे, किसी भी स्टेट का नाम बदल सकते हो। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं हम किसमें, पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का पहला चैप्टर हमारा संविधान, जहां से हम शुरू करते हैं। वैसे इससे आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं हम, प्रियम्बल पढ़ते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ते हैं हम, 3-4 चैप्टर और हैं जो पढ़ते हैं। लेकिन संविधान जहां से पढ़ना शुरू करते हैं, आर्टिकल जहां से पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं इन एग्ज़ाम्स की जिनको हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, ACF, FRO, साथ साथ लोअर PCS, UPSC, UK PCS, तो आप इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कुछ नंबर चल रहे हैं, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देहरादून में हैं तो आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। आप एक बार देखने आ सकते हैं, पता लगाने आ सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में सोचते हैं और इंस्टीट्यूट किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करवाता है। ठीक है, तो आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।